वफादार सफेद शेर और चालाक बाघ का रहस्य। जंगल का राजा एक सुनहरा तेंदुआ था और उसका सेनापति एक सफेद शेर जिसका नाम सिम्बा था। सफेद शेर सेनापति होने के साथ साथ महाराज का वफादार और अच्छा दोस्त था। महाराज तेंदुआ आंख बंद करके सिम्बा पर भरोसा किया करता था, पर उसकी दोस्ती जालिम बाघ से देखी नहीं जाती थी। वो सिम्बा से बहुत जलता था। वो उसकी जगह लेना चाहता था, इसीलिए वो कोशिश भी किया करता था। कमबख्त ये सिम्बा हमेशा ही बच जाता है और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इसे मार ही नहीं पाता हूँ। लेकिन अब की बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक दिन गब्बर अपने प्लान के मुताबिक महाराज के बेटे राजकुमार को अगवा कर लेता है और उसे जंगल के पहाड़ की चोटी पर ले आता है। महाराज का एक ही बेटा था और वो भविष्य में जंगल का राजा बनने वाला था, पर गब्बर राजा के रूप में खुद के बेटे को देखना चाहता था। गब्बर राजकुमार को मारने ही वाला था कि तभी सिम्बा वहां आता है और बोलता है, गब्बर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजकुमार को मारोगे? छोड़ दो राजकुमार को, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सिम्बा को बीच में आता देखकर गब्बर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में गब्बर सिम्बा को चोटी से नीचे गिरा देता है, जिसमें सिम्बा की मौत हो जाती है और इसके बाद वो राजकुमार को भी मार देता है। उस जंगल में राजकुमार की तलाश करते करते जंगल के कुछ जानवर और खुद महाराज पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। तब गब्बर खुद को जानबूझकर जख्मी कर लेता है और मरे हुए राजकुमार के पास बैठकर मगरमच्छ के आंसू निकालने लगता है। महाराज अपने मरे हुए बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, अब मैं किसके भरोसे जिंदा रहूं? बेटा, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आखिर मैं क्या करूं? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं राजकुमार को नहीं बचा सका। पर महाराज, मैंने उस गद्दार सिम्बा को जान से मार दिया है, उसने ही ये सब किया है। मुझे तो दुख है कि काश मैं थोड़ा पहले राजकुमार के पास आ जाता, तो शायद मैं राजकुमार को बचा लेता। महाराज, गब्बर महाराज को सिम्बा की झूठी कहानी बताता है। महाराज भी सिम्बा की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और वो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेटे के गम में महाराज दुखी और उदास हो जाते हैं। तब एक दिन गब्बर अपने बेटे सूर्या को लेकर महाराज के पास आता है और कहता है, महाराज, अब मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती है। अगर आप चाहो तो मेरे बेटे को गोद ले लीजिए, कम से कम आपकी खुशी तो वापस आएगी और आपका थोड़ा दुख भी कम होगा। अब महाराज सूर्या को गोद ले लेता है। इस तरह से गब्बर महाराज का खास बन जाता है। अब गब्बर बहुत खुश था क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होता जा रहा था। अब काफी साल बीत जाते हैं। सूर्या भी बड़ा हो जाता है और महाराज बूढ़े। फिर एक दिन सूर्या गब्बर से कहता है, पिताजी, यह बूढ़ा कब मुझे जंगल का राजा घोषित करेगा? अब मैं नाटक कर करके थक चुका हूँ, आप कुछ तो कीजिए। अब देख, मैं तुम्हारा कैसे राज्याभिषेक कराता हूँ महाराज के हाथों। फिर उस महाराज को भी हम इस दुनिया से उसके बेटे के पास भेज देंगे। गब्बर महाराज के पास जाकर महाराज से सूर्या के राज्याभिषेक के बारे में बात करता है और महाराज से चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अब महाराज भी सूर्या को जंगल का राजा घोषित करने का ऐलान कर देता है। राज्याभिषेक का दिन आ जाता है। उस दिन सूर्या को ताज मिलने ही वाला था कि जंगल में जोरों की आंधी तूफान चलने लगता है और उस तूफान के साथ सिम्बा पुनर्जन्म लेकर वापस आ जाता है। सिम्बा को वापस देखकर गब्बर तो जैसे चकरा जाता है। तब सिम्बा कहता है, रुक जाओ, यह सूर्या जंगल का राजा बनने के काबिल नहीं है। गब्बर, पिछले जन्म में तुम अपने मंसूबे में कामयाब हुए, पर इस जन्म में मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे फिर से धरती पर वापस भेजा है। मैं तुम मतलबी बाप बेटों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा के ऐसा बोलने पर सारे जानवर सिम्बा की ओर देखने लगते हैं। फिर सिम्बा पिछले जन्म का सारा किस्सा सबके सामने लाता है। गब्बर और सूर्या तो गुस्से में बौखला जाते हैं और वो दोनों मिलकर सिम्बा पर हमला करने जाते हैं। तब महाराज उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं, क्या यह सच है गब्बर?
मतलब तुमने ही मेरे बेटे को और मेरे सबसे वफादार दोस्त को मार डाला और सारा इल्जाम सिम्बा पर डाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपने लालची बेटे को मेरा बेटा बनाने का नाटक किया इस गद्दी के लिए। अब महाराज सिम्बा से माफी मांगते हैं। अब गब्बर का सारा भांडा फूट चुका था। तब सूर्या सिम्बा को मारने जाता है, लेकिन सिम्बा अब पहले से ज्यादा ताकतवर था। वह सूर्या के साथ साथ सिम्बा को भी मार डालता है। उस दिन महाराज सिम्बा को ही अपने जंगल का राजा बना देते हैं। इस तरह से पुनर्जन्म लेकर सिम्बा अपनी मौत का बदला लेता है और एक और अनहोनी होने से बचा लेता है। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जादुई शक्तियों वाला विशाल गोल्डन शेर और जालिम काला तेंदुआ का जंगल पर आतंक। एक बार की बात है, एक जंगल में दो बाघ भाई रहा करते थे। एक का नाम था रुद्र और दूसरे का नाम था वीरू। रुद्र जंगल का राजा था, जो कि बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव वाला भी था, जबकि वीरू उतना ही घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह अपने आप को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मानता था और जंगल के जानवरों को बहुत परेशान किया करता था। एक दिन वीरू जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे एक हिरन जंगल में घास चरता हुआ दिखाई पड़ता है। उस हिरन को देखकर वीरू बोलता है, अरे वाह, कितना मोटा ताजा हिरन है। मुझे वैसे भी काफी भूख लगी है, चलो इसी का ये शिकार कर लेता हूँ। वीरू ये सब सोचकर उस हिरन की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर रुद्र भी आ जाता है और रुद्र बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम इस हिरन को परेशान क्यों कर रहे हो? रुद्र की बात सुनकर वीरू बोलता है, तुम्हें इससे क्या, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन होते हो मेरे मामले में टांग अड़ाने वाले? तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इस जंगल का राजा भी हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को कहीं से भी रोक सकता हूँ और फिर तुम तो वैसे भी मेरे भाई हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें गलत करने से रोक रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात और मुझे जो करना है मैं तो करूँगा। ऐसा बोलकर वीरू हिरन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी बीच में रुद्र आ जाता है और रुद्र वीरू से लड़ने लगता है। देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि रुद्र सीधा जाकर नदी के अंदर गिर जाता है और हिरन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अपने भाई के नदी में गिरने पर वीरू बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, ये हुई ना बात, अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूंगा। अब वीरू जंगल में जाता है और सभी जंगल वासियों से कहता है, सुनो सभी, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। इसी बीच उस जंगल पर एक काला तेंदुआ हमला कर देता है और वह काला तेंदुआ एक जादुई शक्तियों वाला था और वह भी रुद्र के जंगल पर राज करना चाहता था, इसीलिए वो इस जंगल में आया था। जब वीरू बाघ को इस तेंदुए के बारे में पता चलता है तो वो सीधा उस तेंदुए से लड़ने पहुंच जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ तेंदुए, तू क्या करने आया है मेरे जंगल में? ये जंगल मेरा है और इस जंगल में जो भी आएगा वो सबसे पहले मुझसे परमिशन लेगा। चलो जाओ यहाँ से। वीरू बाघ की बात सुनकर तेंदुआ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, तुझ पिद्दी से बाघ से मैं परमिशन लूंगा? लगता है तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर काला तेंदुआ बाघ को एक पत्थर की मूर्त बना देता है और जंगल में आगे बढ़ जाता है। उधर रुद्र बाघ भी नदी से बाहर आ जाता है और वो एक बहुत ही शक्तिशाली बाघ भी बन जाता है। दरअसल उस नदी में एक गोल्डन कलर का जादुई शक्तियों वाला विशाल शेर रहा करता था। गोल्डन शेर रुद्र को नदी से बाहर निकालता है और उसे अपनी शक्तियों से एक शक्तिशाली बाघ में बदल देता है और बोलता है, रुद्र बाघ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छे बाघ हो। ऐसा बोलकर
शेर वापस नदी में चला जाता है और रुद्र जंगल में निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर चलने पर रुद्र को वीरू की पत्थर वाली मूर्त नजर आती है। वीरू को पत्थर बना देखकर रुद्र परेशान हो जाता है कि तभी वहां एक हिरन आती है और वो रुद्र को सारी बात बताती है। हिरन उसे बता ही रही थी कि तेंदुआ भी वहां आ जाता है और वीरू को देखकर तेंदुआ गुस्से में आ जाता है। वो तो सोच रहा था कि अब इस पूरे जंगल पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा और वो रुद्र पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है। तेंदुए की शक्तियों से एक बार तो रुद्र बच जाता है, लेकिन उसके साथ लड़ते लड़ते रुद्र काफी घायल हो जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और तेंदुआ जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से वहां एक रोशनी होने लगती है और उस रोशनी में से वही विशाल शेर बाहर आता है जिसने रुद्र को नदी से निकाला था और वह विशाल शेर काले तेंदुए को अपनी शक्तियों से मार डालता है। काले तेंदुए के मरने पर वीरू भी ठीक हो जाता है और रुद्र के भी सभी जख्म भर जाते हैं। अब रुद्र गोल्डन शेर का शुक्रिया करता है और गोल्डन शेर वहां से वापस चला जाता है। अब वीरू रुद्र के साथ साथ सभी जंगल वासियों से भी माफी मांगता है और अब वो दोनों भाई मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना कभी ना कभी वो घमंड टूट जाता है और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज नीचे दिए थंब पर क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जादुई मणि की शक्तियां और लुटेरा शेर। एक जंगल में बंटी बाघ रहा करता था। बंटी बाघ के पास एक जादुई मणि थी जिसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो कि बंटी बाघ को अनोखे रूप दे सकती थी। लेकिन बंटी बाघ बेचारा एक बहुत ही अच्छा बाघ था। वह कभी भी उस मणि का गलत इस्तेमाल नहीं किया करता था और उस मणि से जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करता था और अपनी जंगल की देखभाल करता था। एक दिन बंटी बाघ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वहां से एक गाय गुजरती है और जैसे ही वह बंटी बाघ को जमीन पर पड़ा देखती है, वो तो घबरा जाती है और वो जल्दी से जंगल में भाग कर जाती है। सुनो सुनो सभी, बंटी बाघ को ना जाने क्या हो गया है, वो जमीन पर पड़े हैं। मुझे लगता है वो काफी बीमार हैं। सभी जानवर जल्दी से बंटी बाघ की गुफा पर जाते हैं और बंटी बाघ की तबीयत को देखकर वो उसे लेकर भालू हकीम के पास चले जाते हैं और जल्दी जल्दी में उन्हें किसी को भी बंटी बाघ की जादुई मणि का ख्याल ही नहीं रहता है और वह उस मणि को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसी बीच दूसरे जंगल का एक शेर उस मणि को वहां से चुरा कर भाग जाता है और अपने जंगल जाकर बोलता है, मैं कब से इस जादुई मणि की तलाश में था, आखिरकार आज मुझे यह मिल ही गई। अब देखो मैं कैसे जंगल में तबाही मचाता हूँ, तबाही। उधर जब बंटी बाघ को होश आता है तो वह तेजी से दौड़ता हुआ अपनी गुफा की ओर भागता है, लेकिन गुफा में जाकर वह मणि उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो बाघ बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और वह अपनी बीमारी को भूलकर तुरंत जंगल में जाता है और जंगल में जाकर वह सभी जानवरों से पूछता है, लेकिन जंगल का कोई भी जानवर उस मणि के बारे में कहाँ जानता था। महाराज, हमने तो मणि का ध्यान भी नहीं किया, हम सब तो आपकी तबीयत को देखकर ही परेशान हो गए थे और हमें तो वह जादुई मणि याद भी नहीं रही थी। अब क्या होगा, जिस भी जानवर के हाथ वह जादुई मणि लगी है उसने तो उसकी शक्तियों से तबाही मचा दी होगी। अब क्या करूं मैं, कैसे पता करूं उस जादुई मणि का। उधर उस जालिम शेर ने उस मणि की शक्तियों से खूंखार शेरों की एक सेना बना ली थी, जिसकी मदद से वो जंगल के जानवरों को मरवा रहा था और रात दिन मांस खाए जा रहा था। उस जंगल के जानवर बेचारे बहुत परेशान आ गए थे और वो सभी मदद की दुआएं कर रहे थे। एक दिन उस जंगल के ऊपर से बंटी बाघ के जंगल का एक बाज गुजरता है और वह जैसे ही
सफेद शेर के पास वह मणि देखता है, वह तुरंत ही उड़ता हुआ बंटी बाघ के पास जाता है और बंटी बाघ के पास जाकर बाघ को सारी बात बताता है। अपनी मणि की खबर सुनकर बंटी बाघ बोलता है, सुनो बाज, अब वह शेर बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं अकेला उस शेर का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, बताए मुझे क्या करना होगा। मैं उस शेर से लड़ाई करूंगा और तुम्हें उस मणि को उसके सर से उतारना है। बताओ तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ महाराज, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अगर हमारी मणि हमारे पास वापस मिल जाए तो। अब वो दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं और दूसरे जंगल जाकर बंटी बाघ उस जालिम शेर से लड़ने लगता है और बोलता है, ओए जालिम शेर, तुमने मेरी मणि चुराई है, जल्दी से मेरी मणि मुझे वापस कर दो। ओए पागल बाघ, क्या मैंने तुम्हें वापस करने के लिए इतनी मेहनत की है? मैं तो सालों से इस मणि की फिराक में था, अब जाकर मुझे यह मणि मिली है। अब तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें इसे नहीं लौटाने वाला। ऐसे ही लड़ते लड़ते उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बाज मौका पाकर सफेद शेर के सर से उस मणि को उतार लेता है। जैसे ही सफेद शेर के सर से बाज मणि उतारता है, उसकी सारी सेना वहां से गायब हो जाती है और सफेद शेर एक साधारण शेर में बदल जाता है। अब बाज उस मणि को बंटी बाघ को दे देता है और बंटी बाघ अपनी शक्तियों से उस जालिम शेर को मार डालता है। सफेद शेर के मरने के बाद उनके जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और बंटी बाघ अपने जंगल वापस आकर सभी जानवरों को जादुई मणि के मिलने की खुशखबरी देता है और अब फिर से सभी जंगल के जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, चोरी से ली गई चीज ज्यादा दिन तक हमारे पास नहीं रहती है और वो एक ना एक दिन वापस चली ही जाती है। तो हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े और उसका अंजाम बुरा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो नीचे दिए थंब पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।